जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग लेकर आए हुए हैं संस्कृत का मॉडल पेपर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, अभिज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? अभिज्ञान, अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्न आपको हल करने हैं। इनमें से कौन सा विजातीय शब्द है? मित्रों, विजातीय शब्द के बारे में पूछ रहा है। इसमें मर्कटक, मशक, मच्छिका। मशक का मतलब होता है मच्छर। मशक का मतलब क्या होता है? मच्छर। मच्छिका का मतलब होता है मक्खी और मर्कटक का मतलब होता है मकड़ी और मधुक का मतलब होता है महुआ। मधुक का मतलब क्या होता है? महुआ। तो आप देख रहे हैं ये तीनों तो किसी न किसी ढंग से एक से हैं। महुआ जो कि पेड़ से प्राप्त होता है इसलिए अलग है। कौन सा विजाती है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पठन की मुख्य विशेषता क्या है? जो व्यक्ति मौन पढ़ता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो मौन जो पढ़ता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मौन पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा तीव्र गति से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? तीव्र गति से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। और इसमें दूसरा विकल्प दिया है, गुणार्थ को आत्मसात करने का प्रयास। गलत। शब्द भंडारों का विकास, कोई इसमें वो नहीं है, गलत। इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशल का, अब इसमें जो प्रश्न है कह रहा है भाषा कौशल का अंतिम सोपान क्या है? तो भाषा कौशल का जो अंतिम सोपान है वो क्या है? लिखना। इसमें 4 सोपान होते हैं। 4 सोपान। और शुरू किससे होता है? सबसे पहले बालक सुनता है, सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, पढ़ना और फिर लिखना। तो ये 4 सोपान होते हैं। तो अंतिम सोपान क्या है? लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में समावेशी कक्षा के लिए, कौन सी कक्षा के लिए? समावेशी कक्षा के लिए एक समस्या है। क्योंकि अब इसमें देखिए आपको 4 विकल्प दिए हैं। छात्रों के समान रुचि का अभाव होना, छात्रों में समान रुचि का अभाव होना, ये गलत समस्या है। इसमें कोई समस्या है ही नहीं। छात्रों की योग्यता में असमानता, छात्रों की योग्यता में असमानता, ये भी गलत है। उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हो पाता, ये भी ऑप्शन गलत है। सर्वानुकूल पाठ्य सामग्री का, यही ऑप्शन क्या है? सही है। क्योंकि इसमें क्या है? पाठ्य सामग्री का अभाव होता है समावेशी कक्षा में, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? सबसे पहले जान लें कि शिशुपाल वध किसने लिखा है? माघ। किसने लिखा हुआ है? माघ। और माघ को महाकवि की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि? महाकवि की उपाधि दी जाती है। और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 20। सर्गों की संख्या कितनी है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं? क से लेकर म तक। आपको हिंदी में भी बताया गया और संस्कृत में बताया गया है। क से म तक कितने वर्ण होते हैं? 25। और यही कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। और जब 25 है और एक वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? तो एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो 25 वर्ण टोटल है। तो 5 50 25। तो कितना हो जाएगा आपका उत्तर? आपका उत्तर हो जाएगा स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग हैं। इसको आप लोग संस्कृत के सूत्र से भी याद कर सकते हैं, कादयो मावसाना ना स्पर्श, अर्थात क से लेकर म तक व्यंजनों की संख्या क्या है? स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इति धन इव अतीव, इति धन इव बराबर अतीव।
इस संधि का नियम है, इसका जो नियम है, ये जो अतीव है, अतीव कौन सी संधि दिख रही है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। अब इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। इसमें जो ऑप्शन है इकह सवर्णे दीर्घ है, जबकि इकह नहीं होता है, अकह होता है, तो इसको सुधार लीजिएगा, अकह सवर्णे दीर्घ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ये जो प्राच्छेदी है, इसका संधि विच्छेद आपको हमने बताया था कि ये क्या है? गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद। अभी जब संधि पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया हुआ गया, इसका जो होता है प्राच्छधन ऋतः, ठीक, ये होगा आपका प्रधन ऋच्छत, प्रधन ऋच्छत। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, ऋच्छत। ये और ये किसका अपवाद है? प्राच्छेद गुण संधि का अपवाद है। देखने में तो गुण संधि है, लेकिन ये गुण संधि ना होके क्या होती है? वृद्धि संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास कहते किसे हैं? तो द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसके दोनों पद क्या हों? प्रधान हो। दोनों पद प्रधान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? एक को हम लोग कहते हैं इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरे को कहते हैं समाहार द्वंद्व। इसके बाद में हमने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मुंह से बोला जरूर होगा। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और तीसरे को कहते हैं एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तो द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हनुमते नमः। हनुमते किस विभक्ति में है? हमने आपको बताया है, या अभी इसको पढ़ाना है। जब नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? इसमें जो विभक्ति होती है वो विभक्ति होती है चतुर्थी। कौन सी? चतुर्थी। तो यहां से कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, चतुर्थी विभक्ति। हनुमते नमः, चूंकि नमः आ गया और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम खसट वसट में, इन शब्दों में नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट, इतने शब्दों में आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभितः के योग में कौन सी? अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे। ये एक क्या है? पूरा सूत्र है। और इसमें कौन सी विभक्ति होती है? इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन कौन पूरा सूत्र क्या है? अभितः, परितः, समया, निक्सा, समया, निक्सा, समया, इसको निक्सा मानिए, निक्सा, हा, प्रतियोगे, अपि। ठीक, कौन सी विभक्ति हो जाएगी इसमें? इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रांतिमान अलंकार में जो प्राण तत्व है वो क्या है? भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार में जो प्राण तत्व है वो क्या है? तो इसमें जो प्राण तत्व है वो भ्रांति का निश्चय। इसमें कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, मतलब कुल मिला के थोड़े समय के लिए आपके मन में क्या होता है? भ्रांति होता है। कैसे भ्रांत? जैसे आप कभी कभी रस्सी को शाम को देखिए और उस रस्सी को शाम को देखने पे ऐसा लगता है कि वो सांप है, तो वो जो रस्सी है और आपका दिमाग क्या कहा कि सांप है, तो जो कुछ देर के लिए, जब तक आप रस्सी के पास जाके उसको देख नहीं लेते हैं, तब तक के लिए जो भ्रांति का निश्चय हो गया कि नहीं ये रस्सी नहीं शांति है, यही भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनांग विकार, जो एनांग विकार है ये कौन सा सूत्र है? एनांग विकार में जब ध्यान दीजिएगा ये सूत्र ही है। एनांग विकार जब होता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? करण कारक तृतीया विभक्ति। कौन कारक? करण कारक तृतीया विभक्ति। ये यहां से 2 नंबर का हमेशा पूछता है इन सूत्रों से, और इसको हल्के में मत लीजिएगा, इनको रट डालिए। इसीलिए हम आपको यहां भी बता रहे हैं कि एनांग विकार सूत्र है, और जब एनांग विकार होगा तो करण कारक और तृतीया विभक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, भू धातु का भवाम रूप है। भू धातु है और भवाम कौन सा रूप है? तो आपको भू का जो रूप बनता है क्या है? पूरा भवति भवतः भवन्ति। और ये क्या है? ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। फिर क्या होता है? भवसि भवतः भवत। फिर भवाम भवाम भवाव भवामः। अब ये क्या है? आपका मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? तो संस्कृत में पुरुषों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से? प्रथम, मध्यम, उत्तम। और वचन कितने होते हैं? वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो भवाम के बारे में पूछ रहा है, तो भवाम क्या होगा? लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन। ठीक, इसमें सिर्फ लट लकार के बारे में कहा है, इसलिए उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, उवाच किस प्रकार का रूप है? उवाच के बारे में पूछ रहा है। और उवाच जो है ब्रू धातु का, किस धातु का? ब्रू धातु का लिट लकार का सूत्र है। लिट लकार, लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा आपका विकल्प? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुवाड़ में कौन सा प्रत्यय है? कुवाड़ में आपको प्रत्यय बताना है। ये जो कुवाड़ है, इसमें ये कुवाड़ में जो बना हुआ है, इसमें जो धातु है, कौन सी धातु है? क्री धातु। कौन सी धातु है? क्री। और इस क्री धातु में सानच प्रत्यय लगा हुआ है। सानच प्रत्यय लग जाने पर ये जो सानच है, इसका क्या शेष बच जाता है? आन। आन आपका शेष बचेगा, और ये आयात संधि के रूप में कुर्वाण बन जाता है। तो कभी कभी कुर्वाण के भी बारे में बनता है। और यहाँ जो है क्रीधन आन से ये क्या बनेगा? कुर्वाण। यहाँ कुवाड़ दिया है, इसको होना चाहिए कुर्वाण, इस ढंग से होना चाहिए। तो कौन सा प्रत्यय लगा था? सानच प्रत्यय। प्रत्यय पढ़ाएंगे, यहां से भी आता है क्वेश्चन, इसलिए इसको भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्य भाववाचस्य वाक्यम किमस्ति। इसका मतलब कि अधोलिखित वाक्य में भाववाचस्य वाक्यम किमस्ति, कौन सा भाववाचस्य वाक्य है? इसमें आप बताइए, आपको कौन सा भाववाच्य लग रहा है? अध्यापक अध्यापनाय विद्यालय गम्यते, छात्रेण भ्रमणय नवदिल्ली गम्यते, सर्वे ध्यातव्यम। ये जो है ये भाववाच्य है। सर्वे भाववाच्य, सर्वे ध्यातव्यम। इसका जो अर्थ, भाववाच्य का अर्थ केवल क्रिया का होना है। क्या है? क्रिया का होना है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम कानपुर जाओ, संस्कृत अनुवाद करना है। तो अब आपको जाना है कहां? कानपुर। तुम, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा? त्वम। क्या आ जाएगा? गच्छ त्वम कर्णपुरम, कर्णपुरम त्वम गच्छेत। तो तुम के लिए क्या आता है? त्वम। ठीक, कानपुर के लिए क्या आ जाएगा? चूंकि कानपुर आपका यहाँ पर कर्म है, इसलिए कर्णपुरम क्या हो जाएगा? कर्णपुरम। और तुम
युवाम युवम, तो तम के साथ गम, गम मतलब गम धातु का है ना जाना, तो गम का क्या हो जाएगा गच्छसी। जाओ, जाओ ये लोट लकार आज्ञा की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा गच्छ, क्या होगा गच्छ। चूंकि जाओ आज्ञार्थक शब्द है ना, तो यहाँ पे गच्छ हो जाएगा लोट लकार का। तो त्वम कर्णपुरम गच्छ मतलब कौन सा विकल्प, गच्छ तुम कर्णपुरम, यही विकल्प आपका ए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कादंबरी किस विधा की रचना है। कादंबरी जो है, कादंबरी आपकी एक गद्य काव्य है। क्या है, गद्य काव्य। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, कादंबरी के लिए गद्य काव्य कथा, ठीक है। कादंबरी रचना किसकी है, कादंबरी लिखने वाले जो कवि हैं वो बाण भट्ट जी हैं। कौन है, बाण भट्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये जो भारवी हैं, भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं, भारवी अर्थ गौरव के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके, अर्थ गौरव, ठीक है। तो भारवी के बारे में आप लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था। अब इस पर जो है श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, तो ये जो है गलत है, क्योंकि श्री कृष्ण की क्या माया शक्ति है उसे पता ही नहीं था। युधिष्ठिर का नाम सुनकर ये भी गलत है। पांडवों की दैवी शक्ति से उत्पत्ति सोचकर ये भी विदुर के उपदेश सुनकर ये भी गलत है। यहाँ पर जो श्री दुर्योधन कब भयभीत होता था, तो यहाँ पर आपको दुर्योधन जब युधिष्ठिर का नाम सुनकर ही सही माना जाएगा, ये सही है। जब वो युधिष्ठिर का नाम सुनता था तो उसे जो है ये हो जाता था कि अब हमारा राज्य पाठ जाएगा, चूंकि युधिष्ठिर उस वंश में सबसे बड़े थे और उन्हीं को मिलना था, क्या उन्हीं को मिलना था राज्यपाठ। लेकिन जो ये दुर्योधन था, दुर्योधन देना नहीं चाहता था, तो जब जब भी उनका नाम सुनता था तो भयभीत हो जाता था। माया शक्ति के बारे में तो जानता ही नहीं था, इसलिए गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था, जब दुर्योधन युधिष्ठिर का नाम सुनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एको रस करुण, एक रस करुण एवं निमित्त भेदात उक्त। अभिज्ञान शाकुंतलम की, स्वप्नवासवोत्तम की, उत्तर रामचरित की और मिच्छकटिकम की। एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद, ये मतलब कि सिर्फ एक ही रस है उसमें, करुण। ये किस नाटक में है, तो ध्यान दीजिएगा किस में है, उत्तर रामचरित में। उत्तर रामचरित के नाटक के तृतीय अंक में, इस अंक में तृतीय अंक में सिर्फ करुण रस का प्रयोग हुआ है। किसका, करुण रस का। ये पूरा ये क्या है, एक सुक्ति है। एको रस करुण एवं निमित्त भेदात, तो ये एक सुक्ति है जो कि कब प्रयोग हुआ है, तृतीय अंक में। कहा, उत्तर रामचरित के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव, करुण का, करुण मतलब दुख, तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। नेक्स्ट कह रहा है कौशिकी वृत्ति किस रस में होती है। कौशिकी वृत्ति किस रस में होती है, कौशिकी वृत्ति हमें श्रृंगार रस में होती है। किस रस में होती है, श्रृंगार रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। गुरु शिष्याय क्रुद्धयत, ये गुरु, यहां पर देखिए क्रुद्धयत, चारों ऑप्शन में देखिए, यहां चारों ऑप्शन में क्रुद्धयत है। और हमेशा ध्यान दीजिए, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, इन सब में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। और इसमें देखिए शिष्यम चतुर्थी नहीं, शिष्य, ये शिष्याय यही चतुर्थी है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? सबसे पहले आप जानिए कि मेघदूत में कौन सा छंद प्रयोग है। तो मेघदूत में मंद्रकांता छंद का प्रयुक्त हुआ है, मंद्रकांता छंद। चूंकि ये पूछ लिया है, ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि प्रश्न यहाँ पर बना है मॉडल पेपर में तो बता दे रहे हैं, मंद्रकांता छंद है मेघदूत में। मेघदूत में कौन सा छंद है? मंद्रकांता। और इसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 17। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गच्छत शब्द का अर्थ क्या है? गच्छत शब्द, जो गच्छत है, गच्छत का मतलब होता है, गच्छत बना किससे है? गम धातु से। और गम का मतलब क्या होता है? जाना। तो जिसमें जाना ऑप्शन होगा वही सही होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका क्रीडन्ति वाक्य में क्रिया कौन सी है? साफ साफ दिख रहा है इस वाक्य में क्रीडन मतलब खेलना, क्रीड, ये, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामः पठत, ये जो रामः पठति है इसका सही अर्थ, पठत, इसका सही अर्थ क्या है? राम पठत, पढ़ता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्वेश्चन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। इसमें कह रहा है पीबत शब्द में कौन सा कार्य व्यक्त किया जाता है? इसका उत्तर आपको आपके कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। तो मित्रों, आज के जो ये 30 प्रश्न हैं ये संस्कृत के मॉडल पेपर हैं, और यही संस्कृत के मॉडल पेपर इन्हीं में से प्रश्न बनता है। तो साथियों, इन प्रश्नों को अच्छे से रीड करिएगा, पढ़िएगा, इनके बारे में समझने की कोशिश करिएगा, और जो आपके लिए जो प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। हम लोग भी हौसला अफजाई होता है इससे हम लोगों का भी। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।